अभी तक हमने ये स्टडी किया कि हमारे पास जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन्स हैं, उनमें ओवरऑल सबसे ज़्यादा बेसिक कौन आया? 2 डिग्री। हमने 2 फैक्टर स्टडी किए थे प्रीवियस वीडियो में, इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इफेक्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा बेसिक कौन हमने प्रूव किया था? ये देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बेसिक जो था, वो था 3 डिग्री और फिर था उससे थोड़ा कम 2 डिग्री और सबसे कम बेसिक था 1 डिग्री। तो ये तो था इंडक्टिव इफेक्ट का रिजल्ट, लेकिन सॉल्वेशन में जस्ट इसका अपोजिट हो गया। तो सॉल्वेशन में हमारे पास सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया 1 डिग्री और उससे थोड़ा कम हो गया 2 डिग्री और सबसे कम बेसिक हो गया 3 डिग्री। तो ये जस्ट इंडक्टिव इफेक्ट का अपोजिट हो गया। फिर हमने कहा कि ओवरऑल वो कौन सा बेस है जिसके बेसिक नेचर पे कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया? तो नेचुरली वो कौन था? 2 डिग्री, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में भी 2 डिग्री बीच में था और सॉल्वेशन में भी 2 डिग्री बीच में था। तो ओवरऑल ये होता है कि बेसिक नेचर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा जो है वो किसका हो जाता है? 2 डिग्री का। तो अब 2 डिग्री तो सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया, ठीक है, ये मान लिया हमने। लेकिन प्रॉब्लम बच गई 1 डिग्री और 3 डिग्री की कि 1 और 3 में ज़्यादा बेसिक कौन होगा? तो इसका पता लगाने के लिए हम स्टेरिक हिंड्रेंस का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। लेकिन इसके लिए मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको, और ये है एस एस रूल। ध्यान रहे, ये एस एस रूल जो है ये एग्जाम में कहीं लिखना नहीं है आपने, ये जस्ट यूज करना है और आपने आंसर आंसर लिखना है। एस एस रूल करके ये वर्ड कहीं नहीं लिखना। ये जस्ट अभी मैंने बताया है, ये आईयूपीएससी ने अभी इसको रिकॉग्नाइज किया नहीं है, तो इसलिए आपने जस्ट इसको समझना है। तो देखिए, एस एस रूल जो है इसको यूज कैसे करना है आपने? इसको यूज इस तरह से करना कि अगर जो आपको क्वेश्चन आया है उसमें ये देखना कि स्मॉलेस्ट ग्रुप कौन है। तो स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है CH3, सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप CH3 है। तो अगर स्मॉलेस्ट ग्रुप है यानी कि मिथाइल ग्रुप है, तो आपने अपना आंसर निकालना है सॉल्वेशन इफेक्ट से। ध्यान रहे, आंसर का मेरा मतलब यहां पे क्या है? 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक है, वो पहले प्रूव हो चुका है। प्रॉब्लम बची है 1 और 3 में। तो 1 और 3 में अगर आपके क्वेश्चन में मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो फिर आपने जो है वो मिथाइल मतलब स्मॉलेस्ट ग्रुप हो गया। तो एस एस का मतलब हो गया स्मॉलेस्ट है तो सॉल्वेशन लगाना। सिंपल ट्रिक ये है। तो आपने मिथाइल के केसेस में आंसर सॉल्वेशन इफेक्ट से निकालना है। अब सॉल्वेशन में सबसे ज्यादा बेसिक कौन था वो ध्यान रहना चाहिए आपको। सॉल्वेशन में था ज्यादा बेसिक 1 डिग्री। तो इसलिए अगर मिथाइल ग्रुप के केसेस होंगे तो सबसे ज्यादा बेसिक तो हो गया 2 डिग्री, और क्योंकि मिथाइल सबसे स्मॉलेस्ट होता है अल्काइल ग्रुप, तो सॉल्वेशन लगाना है। तो सॉल्वेशन मतलब ज्यादा बेसिक कौन होगा? 1 डिग्री। तो 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री आ जाएगा और सबसे कम बेसिक कौन हो जाएगा? 3 डिग्री। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट ग्रुप नहीं है तो सॉल्वेशन नहीं लगाना है, सिंपल है। एस एस मतलब स्मॉलेस्ट है तो सॉल्वेशन लगाना है। अब इसका ऑपोजिट अपने आप समझ लेना, उसको लिखने की जरूरत नहीं है कि स्मॉलेस्ट नहीं है तो सॉल्वेशन नहीं लगाना है। तो दूसरा कौन था? इंडक्टिव, तो इंडक्टिव लगाना, सिंपल है। देखो, इसको एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। जैसे ये मिथाइल एमीन्स के केसेस हमने डिस्कस किए हुए हैं, यहां पे देखो ध्यान से। अब देखिए, मिथाइल एमीन में इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप क्या शो करते हैं आपको पता होगा? प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई मतलब डोनेट करेंगे। डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को तो एन पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी, और अगर एन पे इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिक नेचर भी बढ़ जाएगा। इसीलिए सभी अल्काइल ग्रुप यानी ये जो तीनों अल्काइल ग्रुप है इनका बेसिक नेचर हो गया ज्यादा, और ये जो NH3 है इसका बेसिक नेचर कम हो गया। तो ये चीज हमने कंसीडर करनी है। तो अमोनिया का बेसिक नेचर कम है अल्काइल वालों से, वो तो समझ आ गया, क्योंकि अल्काइल ग्रुप कौन सा शो करते हैं? प्लस आई, जैसे मैंने अभी अभी समझाया। पर अब मुझे स्टडी करना है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा। तो देखो, मुझे एक चीज पहले ही क्लियर है कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है? 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन को हमने पीछे कहा ना कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? 2 डिग्री। अब इसके बाद प्रॉब्लम क्या बच जाती है? 1 और 3 की। तो मैंने एक रूल बताया आपको, एस एस रूल, यानी स्मॉलेस्ट ग्रुप होगा तो सॉल्वेशन लगाना, और स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप कौन होता है? मिथाइल। तो यहां पे ध्यान दो, तो मिथाइल ग्रुप ही तो है। तो मिथाइल ग्रुप है तो एस एस रूल लगेगा, यानी सोल्वेशन इफेक्ट लगेगा, और सोल्वेशन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बेसिक कौन था वो चेक कर लो। तो सोल्वेशन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बेसिक था 1 डिग्री। तो इसीलिए 2 डिग्री के बाद जो है ये 2 डिग्री था, देखो, और 2 डिग्री के बाद किसका नंबर आ गया? 1 डिग्री का, और 3 डिग्री जो था वो उससे कम बेसिक हो गया। ये चीज है। तो इस तरह से आपने सोल्व करना है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इथाइल का एग्जांपल ले लिया। देखो,
तो इथाइल ग्रुप में भी सेम वो चीज मैं रिपीट भी कर देता हूँ। देखो अमोनिया तो सबसे कम बेसिक है, क्यों? ये तीनों कौन होते हैं? अल्काइल ग्रुप होते हैं बेटा। और अल्काइल ग्रुप क्या शो करते हैं? प्लस आई। प्लस आई तो ये तीनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और जो नाइट्रोजन एटम्स हैं इन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ेगी तो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी भी बढ़ेगी और बेसिक नेचर बढ़ जाएगा इन तीनों का। किसके कंपैरिजन में? अमोनिया के कंपैरिजन में। इसीलिए अमोनिया लेस बेसिक हो गया। तो अब अमोनिया तो लेस बेसिक हो गया, लेकिन अब कुछ और बात करते हैं आगे कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है। तो उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, पीछे अभी स्टडी किया था। सबसे ज्यादा बेसिक आपने किसको मानना है? 2 डिग्री एमीन को। तो 2 डिग्री एमीन हो गया सबसे ज्यादा बेसिक। अब प्रॉब्लम किसकी बच जाती है? 1 और 3 डिग्री की। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा रूल बताया है, एस एस रूल। यानी स्मॉलेस्ट होगा अल्काइल ग्रुप तो सोल्वेशन लगाना। तो स्मॉलेस्ट अल्काइल होता है मिथाइल, लेकिन यहां पे कौन है? इथाइल है। तो ये स्मॉलेस्ट नहीं है। स्मॉलेस्ट नहीं है तो सोल्वेशन भी नहीं लगाना। तो क्या लगाएंगे? इंडक्टिव। और इंडक्टिव को याद कर लो, इंडक्टिव में ज्यादा बेसिक कौन था? चाहे तो पीछे चेक कर लो अपनी कॉपी में। इंडक्टिव में सबसे ज्यादा बेसिक था 3 डिग्री अमीन। तो इसीलिए 2 डिग्री तो सबसे ज्यादा हो गया, वो फिक्स है। लेकिन 2 डिग्री के बाद कौन आएगा? अब 3 डिग्री आएगा। और 3 डिग्री के बाद आएगा 1 डिग्री, क्योंकि इंडक्टिव में 1 डिग्री कम बेसिक था और 3 डिग्री ज्यादा था। तो ये ऑर्डर इस तरह से बनेगा और एसएस रूल इस तरह से आपने यूज करना है। तो इसको ध्यान से सुनना बेटा, इस वीडियो को, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये तो आ गया बेसिक नेचर। अच्छा, अब यहां पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है ये गैस फेस। ये क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जाम में कि गैस फेस में इनको अरेंज करो। तो गैस फेस का मतलब क्या है? कि सिर्फ गैस है वहां पे, यानी वाटर नहीं है। वाटर मतलब सोलवेंट नहीं है। अगर सोलवेंट नहीं है तो सोल्वेशन फैक्टर भी नहीं होगा। या वाटर नहीं है मतलब हाइड्रो नहीं है तो हाइड्रेशन फैक्टर भी नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसका समझने वाला, कि गैस फेस आ गया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गैस फेस का सिंपल मतलब यह है कि अब सोलवेंट नहीं है, और सोलवेंट नहीं है तो सोल्वेशन फैक्टर भी यूज नहीं होगा। तो फिर सिर्फ कौन सा फैक्टर यूज होगा? इंडक्टिव। और अगर सिर्फ इंडक्टिव अफेक्ट यूज होता है, ये देखिए, तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव फैक्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बेसिक कौन था? 3 डिग्री था, सेम वही जो पीछे स्टडी किया। और उससे कम बताना है 2 डिग्री, और सबसे कम बेसिक किसको बताना है? 1 डिग्री अमीन को। तो अगर गैस फेस में आएगा तो सिंपल इंडक्टिव फैक्ट वाला आपने कंसेप्ट यूज करना है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन भी है, इसको डिस्कस किया गया है कि क्वेश्चन है कि मिथाइल एमीन को हमने रिएक्ट किया किसके साथ? एक्वस FeCl3 के साथ। तो अगर मिथाइल एमीन को कहता है एक्वस FeCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो रेडिश ब्राउन पीपीटी बनती है। ये क्वेश्चन इतना ही आता है यहां तक कि मिथाइल एमीन को रिएक्ट कर दिया एक्वस FeCl3 के साथ तो रेडिश ब्राउन पीपीटी बन गई हाइड्रेटेड Fe2O3 की या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की। ऐसा क्यों? इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन को आपने एक्सप्लेन कैसे करना है? देखो, इसको एक्सप्लेन इस तरह से करना है, ये बिकॉज के आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। आपने रिएक्शन लिखनी है सबसे पहले। रिएक्शन कैसे? मिथाइल एमीन कहा है तो आप लिख दो CH3NH2। एक्वस कहा है तो वाटर लिख दो। अब ये बेस है, ये हम पीछे स्टडी कर रहे हैं, बेस है तो ये लोन पेयर डोनेट करके H पॉजिटिव को गेन कर लेगा। और इसने जब H पॉजिटिव गेन कर लिया, ये बन गया देखो CH3NH3 पॉजिटिव, और एक वहां पे कौन से आयंस बन गए? OH नेगेटिव आयंस। तो इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट है समझना है। तो मेन बात ये हो गई कि जब मिथाइल एमीन वाटर से रिएक्ट कर गया तो इसने H पॉजिटिव को गेन कर लिया लोन पेयर डोनेट करके, और खुद तो बन गया CH3NH3 पॉजिटिव, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज आ गई जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, कौन आ गया? OH नेगेटिव। तो अब वहां पे कौन बन गए? OH नेगेटिव आयंस। तो अब होगा क्या कि ये जो हमने FeCl3 लिया है, FeCl3 में कौन से आयंस हैं? Fe3 पॉजिटिव आयन। तो FeCl3 के अब वो जो Fe3 पॉजिटिव आयंस हैं, इधर बड़े ध्यान से समझना, ये Fe3 पॉजिटिव आयंस जो हैं, ये जो OH नेगेटिव आयंस बने इनसे रिएक्ट कर जाएंगे। ये क्या लिखा है? 3OH नेगेटिव लिखा हुआ है, तो इससे रिएक्ट कर जाएंगे दोनों और ये बन जाएगा FeOH थ्राइस। अब ये FeOH थ्राइस जो रस्टिंग का टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट में समझाया था, वहां पे भी जब रस्ट बनी थी तो रस्ट बनने से पहले जो रस्ट का प्रीवियस फॉर्मूला होता है वो यही है, FeOH थ्राइस। यानी रस्ट सीधे नहीं बनती, पहले वो बनता है फेरिक हाइड्रोक्साइड।
तो FeOH थ्राइस बन गया और ये FeOH थ्राइस चेंज हो जाएगा हाफ Fe2O3.3H2O। रस्ट का केमिकल फॉर्मूला भी यही है और रस्ट का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन पीपीटी। तो इस तरह से आपने प्रूव कर दिया कि अगर मिथाइल एमीन को हम एक्वस FeCl3 में डालेंगे तो रेडिश ब्राउन पीपीटी बनी। और क्यों बनी, तो वो रिएक्शन से आपने जैसे मैंने समझाई है उसी तरह से आपने एक्सप्लेन कर देना है। अच्छा, अब सेम जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ही एक और क्वेश्चन है, सेम इसी तरह से करना है, बस एलिमेंट चेंज हुआ है। क्या क्वेश्चन है देखो, कहते मिथाइल एमीन डिसोल्व कर दिया एक्वस AlCl3 में तो व्हाइट पीपीटी बन गई AlOH3 की। सेम उसी तरह से एक्सप्लेन करो। सबसे पहले क्या कहा इसने, देखो मिथाइल एमीन, तो मिथाइल एमीन ले लिया और किस में डिसोल्व किया, एक्वस में। तो एक्वस मतलब वाटर में, तो अगेन N बेस है, NH2 सॉरी, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करके H पॉजिटिव गेन कर लेगा और ये बन जाएगा CH3 NH3 पॉजिटिव। और कौन से आयंस बच गए, OH नेगेटिव आयंस। तो ये जो OH नेगेटिव आयंस हैं, अब ये OH नेगेटिव आयंस रिएक्ट करेंगे किससे, Al3 पॉजिटिव आयन से। Al3 पॉजिटिव कहां से आया, AlCl3 से। तो AlCl3 से आगे Al3 पॉजिटिव आयन और 3OH नेगेटिव ये कंबाइन कर गए और हमारे पास बन गया AlOH थ्राइस और इसकी पीपीटी होती है व्हाइट कलर की। तो इस तरह से इन दोनों को हमने एक्सप्लेन करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। अब ये जो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है ये प्रीवियस यूनिट्स में भी डिस्कस हुई है, तो इसको काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद करना है आपने। देखिए इसमें क्या होता है, एनिलीन ले लिया, एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग और NH2, और इसको नाइट्रस एसिड यानी HNO2, इस चैप्टर में भी ये पीछे डिस्कस हुई है तो वहां पे भी ध्यान चेक कर लेना। नाइट्रस एसिड होता है HNO2, लेकिन मैंने वहां बताया था कि HNO2 स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है। तो इसलिए इसको जब रिएक्शन करवानी होती है ना उसी टाइम इसको बनाया जाता है, किसकी हेल्प से, NaNO2 और HCl की हेल्प से। NaNO2 और HCl से क्या होगा, देखो एक तो NaCl निकल जाएगा ना और HNO2 बच जाएगा, HNO2 को ही नाइट्रस एसिड कहते हैं। तो इस तरह से होता है। और ये रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे करनी है, 273 से 278 या 0 to 5 कह लो डिग्री सेल्सियस में। और ये बन जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट ये है बेंजीन रिंग, N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N और Cl नेगेटिव, और इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इंपॉर्टेंट, ये पहले भी जब भी डिस्कस हुई है रिएक्शन मैं हमेशा ये बात बोल देता हूं कि बाय प्रोडक्ट्स क्या बने, वाटर और NaCl। लेकिन अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रिएक्शन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होती है। अगर इस टेम्परेचर को 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने दिया जाए, कितना बड़ा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 to 12 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर चला गया तो ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये इस वाटर के साथ जो उसके साथ में ही बना हुआ है उस वाटर से ही रिएक्ट करेगा और चेंज हो जाएगा फिनोल में। तो ये चीज होती है इस रिएक्शन में। और एक और बात बताता हूं, जब भी ये रिएक्शन करवाई जाती है तो इसमें जैसे मैंने अभी कहा कि इस वाटर से ही रिएक्ट कर जाएगा, तो मेन बात ये होती है कि इस वाटर को और NaCl को सेपरेट करने की कोशिश नहीं की जाती। क्यों, ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। तो अगर सेपरेशन वगैरह के लिए मान लो वाटर हटाना है, मैं हीट वगैरह लग पड़ूं करने, तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये चेंज हो जाएगा, ये स्टेबल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इस पूरे सिस्टम को यानी मेन कंपाउंड डाइजोनियम सॉल्ट और ये बाय प्रोडक्ट्स ये एक साथ ही रखे जाते हैं। और जब भी इनको रिएक्शंस में यूज करते हैं तब भी इसी तरह से इसी मिक्सचर को यूज किया जाता है रिएक्शन में। तो ये चीज आती है। अच्छा, यहां पे देखिए क्या कहा हमने, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स फॉर्म अराइल डाइजोनियम सॉल्ट व्हेन रिएक्ट विद HNO2 एट लो टेम्परेचर, कितना, 273 से 278। द अराइल डाइजोनियम सॉल्ट्स आर स्टेबल, यानी ये जो बेंजीन वाले हैं, कहता है ये बेंजीन वाले स्टेबल होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। बड़े ज्यादा स्टेबल नहीं, लोअर टेम्परेचर पे ही, पर कहता वो जो थोड़े बहुत स्टेबल हैं उसका रीजन है रेजोनेंस। और ये देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आप खुद बनाकर देखो कैसे बनाए हैं। तो इन्हीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से इनकी थोड़ी सी स्टेबिलिटी हो गई। तो इस तरह से आप इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कई बार आता है कि बताओ अल्काइल वाले स्टेबल नहीं होते, अराइल वाले, तो अराइल में क्या हो जाएगा, बेंजीन है, बेंजीन मतलब रेजोनेंस हो जाएगा, इसलिए वो स्टेबल हो गए। अच्छा, लेकिन अगर मैं दूसरी बात करूं किनकी, प्राइमरी
एलिफेटिक एमीन्स की बात करूं, ये पिछले टॉपिक में भी डिस्कस हुआ है, तो प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स जो होते हैं, अगर ये नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करेंगे तो जैसे ऊपर डाइजोनियम सॉल्ट बना वैसे इनका भी डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, पर वो हाईली अनस्टेबल होगा। दे फॉर्म हाईली अनस्टेबल अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट। और क्योंकि वो अनस्टेबल होगा तो वो उसी टाइम जो वाटर साथ में बनता है उससे रिएक्ट कर जाएगा। ये देखो लिखा है विच अंडरगो हाइड्रोलिसिस, यानी उस वाटर से रिएक्ट कर गया एंड चेंज टू अल्कोहल्स, और किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में। तो जैसे ये देखिए ये रिएक्शन है CH3CH2NH2 प्लस HNO2 और 0 डिग्री सेल्सियस ये डाइजोनियम सॉल्ट बना दिया CH3CH2, ये सेम आ गया जैसे बेंजीन आई थी ऊपर सेम, आगे N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N Cl नेगेटिव, और ये वाटर से रिएक्ट कर गया। तो वाटर से रिएक्ट करने पे क्या होगा, ये जो N2 है ये N2 गैस निकल गई, और ये Cl नेगेटिव और ये HCl निकल गया। बचा क्या, देखो CH3CH2 और OH। तो इस तरह से ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे देख लेना, अगर कोई प्रोडक्ट आपको मिसिंग लग रहा हो तो मैं बता देता हूँ। एक तो ये N2 गैस निकाल देनी है आपने यहाँ से, ये N2 गैस लिखी हुई है इधर। दूसरा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यानी HCl निकाल देना है, और जो बच गया वो लिख देना है। क्या बचा है, CH3CH2 और OH। तो ये चीज है। तो अगर मतलब अराइल की करेंगे तो डाइजोनियम सॉल्ट एग्जिस्ट कर पाएगा 0 से 5, लेकिन अल्काइल वाले एमीन्स की करेंगे तो वो फाइनली अल्कोहल में चेंज होगा ही, चाहे कितना भी लो टेम्परेचर क्यों ना हो, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनमें रेजोनेंस पॉसिबल, अल्काइल वालों में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं।